हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स की, तो 18.1% पे पहुंच गई है। हमारी जीडीपी के पिछले 3 साल से कॉन्स्टेंटली घटता हुआ दिखाई दे रहा है नंबर। फाइनेंशियल ईयर 2015 की बात करके चले तो उस टाइम पे 32.2 हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या है, हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है पर लोगों के पास में इनकम सेविंग कम हो रही है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक, बंदों की कमाइयां नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बंदों की कमाइयां भी बढ़ रही है पर बंदे खर्चा करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं दोनों चीजों को कंसिडर साथ साथ करके चलूंगा, क्योंकि जीडीपी एक बार को बढ़ रही है बट एक बार मैं मार्केट में कभी किसी से पूछता हूँ ना, जितनी भी होलसेल मार्केट है वो सबके सब लोग रो रहे हैं। बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत हल्का है, ये काम खराब हो रखा है, ये हो रखा है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन ने ना धंधे ओपन कर दिए। आज किसी को कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो वो ऑनलाइन भी सर्च मार लेता है, 10 जगह से देख लेता है। तो कहीं न कहीं उसकी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम्स तो आ रही है। तो ई-कॉमर्स ऑनलाइन ये सारा बिज़नेस लेके जा रही है, इस चक्कर में ऑफलाइन वाले को पैसा नहीं आ रहा। ऑनलाइन वाली कंपनियाँ कमा रही है, तो जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है देश का, बट वो दुकानदार पैसे नहीं कमा पा रहा। दूसरी साइड पे मुझे लगता है लोगों के खर्चे भी बढ़े हैं। पहले के टाइम पे जो इंडिया की स्पेंडिंग पावर थी वो उतनी नहीं थी 2015 तक। आज लोग अपना टाइम बचाने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, ये ट्रेंड। और दोनों चीज़ों को मैं साथ-साथ जोड़ के बात करके चलूँगा। ये प्रॉब्लम मुझे पर्सनली दिख रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन भी शेयर करना। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उनके सीएफओ ने कहा है हाइफा पोर्ट के ऊपर कोई डैमेज नहीं हुई है। हाइफा पोर्ट 3% अडानी पोर्ट्स का टोटल कार्गो वॉल्यूम कंट्रोल करता है और अभी ईरान इज़राइल वाला जो पंगा चल रहा है उसके चक्कर में हाइफा पोर्ट्स की खबरें निकल के आ रही थी कि वो तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट ऑपरेशनल तो नहीं होगा ना। अडानी ग्रुप को कहना है कि वो ऑपरेशनल है वगैरह-वगैरह, पर पता नहीं दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ से वहाँ जाके बातें तो कर नहीं सकते कि हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है ना ऐसी छोटी-छोटी खबरों से। तो उन्होंने तो आके एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई हमारे पोर्ट पे कुछ नहीं हुआ, ताकि जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको लगे अरे भाई हाइफा पोर्ट को दिक्कत नहीं आई है। बट मुझे लगता है शायद चैलेंजेस हो सकते हैं। देख लो भाई, हमेशा बोलते थे अडानी ग्रुप की तारीफ करता हूँ, आज बुराई भी कर दी। क्योंकि मेरे को जो सही लगता है मैं उसकी बात करता हूँ। बाकी टाटा मोटर्स की बात करके चले तो उनके शेयर 5% घटते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर का भाई ऑलमोस्ट जीरो कैश फ्लो है फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले तो। मतलब गाड़ियां बिकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पहली चीज, एल्यूमिनियम का इशू चल रहा है, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, यूएस का टैरिफ चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेगुलेशन टाइट होती हुई दिखाई दे रही है और साथ में मार्केट में बहुत सारे अलग ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं। इसके चक्कर में इनके नंबर्स खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखा जाए ना, टाटा मोटर्स के साथ में अभी बहुत सारा अजीब टाइप सीन चल रहा है। अगर मैं नॉर्मल इंडियन मार्केट की बात करके चलूँ ईवी सेगमेंट के अंदर, देखो क्या हुआ, टाटा ने टाटा कर्व निकाली ईवी वाली और शोर मचा दिया, ओए होए आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। बहुत जबरदस्त पीआर हुआ, सबने कहा भाई क्या गाड़ी है वगैरह-वगैरह। फिर महिंद्रा ने अपनी एक्सईवी निकाल दी, सबने भाई उन कर्व को छोड़ो भाई, एक्सईवी लो, एक्सईवी लो, एक्सईवी के पीछे भागने शुरू हो गए। अब एक्सईवी डिलीवर होनी शुरू नहीं हुई है, मतलब कई लोगों को मिल गई है और कई लोगों की बुकिंग में पड़ी है। इतने में टाटा वालों ने एक और नई गाड़ी निकाल दी है, हैरियर, जो कि ऑन पेपर बहुत खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है ये ईवी सेक्टर के अंदर अब ये वाला सीन शुरू होगा, जहाँ पर सारी कंपनीज़ आपस में लड़ेगी। अभी तक ईवी सेगमेंट थोड़ा-सा ओपन दिखाई देता था। मेरे पास में एमजी ज़ेडएस ईवी है। मुझे लगता है आज के टाइम पे उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई है। कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्यों लेगा? अगर ज़ेडएस ईवी की बात करें, चलो मैंने जब ली थी 26 लाख रुपए का मॉडल लिया था, टॉप मॉडल। आज अभी रिसेंटली एमजी ज़ेडएस ईवी का रेट घटा दिया 4-5 लाख रुपए, मतलब वो 19-20 लाख रुपए में गाड़ी ले आया है। 20 लाख रुपए में गाड़ी होगी तो मतलब 3 साल चलाई हुई गाड़ी, पहले ही कंपनी ने उसका प्राइस 4-5 लाख नीचे कर दिया है। तो इसमें एक लेवल पे मेरे को नुकसान देखने को मिल रहा है। फिर भी 20 लाख की अगर बात करके चलूँ, आपको टाटा की ईवी मिलती है, आपको और भी सेगमेंट की चीज़ें मिलती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है खो सी गई है। एमजी वालों ने एक विंडसर्फ निकाल दी जिसकी वजह से एक सेगमेंट पे पूरी तबाही ला के रख दी है। तो पूरी कहानी को अगर छोटा किया जाए, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ईवी का, तो अभी आने वाले 6 महीने में बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है और इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हो तो कॉशियस रहना कि भाई कॉम्पिटिशन्स के चक्कर में मार्जिन्स थिन होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नंबर्स आएँगे तब बात करेंगे। मेरे हिसाब से टाटा कर्व ईवी ऑलमोस्ट नंबर्स खराब होते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली एमजी ज़ेडएस ईवी नंबर खराब होते हुए दिखाई देंगे।
तो अगर आपने इन कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और आप सोच रहे हो कि भाई रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर उनका पूरा सेगमेंट ही फ्लॉप हो गया, उनकी गाड़ी फ्लॉप हो गई, इन्वेंट्री पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, तो वो लॉस है। अगर टाटा मोटर्स की बात करके चले तो क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में उनका नेट प्रॉफिट 51% घटता हुआ दिखाई दिया है। 8470 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि पहले 17,407 करोड़ के ऊपर था। रेवेन्यू 0.4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट प्रॉफिट इतना क्यों घटा है अगर रेवेन्यू बढ़ा? जो पूरी कहानी सुनाई ना वही सच्चाई है। बाकी 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स को बेंगलुरु के अंदर इनकम का लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाइक टैक्सी जो बैन देखने को मिली है। मैंने कल भी इस बारे में बात करी थी कि भाई जो कर्नाटका के अंदर बाइक टैक्सी बैन किया गया है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। गवर्नमेंट कहे कि ठीक है भाई, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना रुको, हम पॉलिसी अपग्रेड कर रहे हैं, हम बता देंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोग ना अपनी पर्सनल बाइकें ले रहे हैं और उसको कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हैं, और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर नहीं आता, ये इलीगल है वगैरह वगैरह। ठीक है, एक रूल लगाओ कि भाई अपनी बाइक को ट्रांसफर करा सकते हो, बंदा ट्रांसफर करा लेगा कमर्शियल के अंदर। सिंपल सा लॉजिक बन सकता है ना ऐसा, बट उसके लिए भी पॉलिसी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिंपल सी बात, ये गेम है। ऑटो वाले खत्म हो जाएंगे, कैब वालों को नुकसान देखने को मिलेगा, ज्यादातर लोग बाइक के ऊपर ही ट्रेवल करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए, एक बड़ा वोट बैंक ना चला जाए, इस चक्कर में गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ये मेरा ओपिनियन है। ओला उबर वालों ने तो एक गेम खेल दिया है, अपनी उन्हीं सर्विस को अब पार्सल कन्वर्ट कर दिया है। वही बंदे लॉजिस्टिक वाले हैं, अब वो पार्सल सर्विस देंगे, मतलब डिलीवर करेंगे एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट तक, कोरियर सर्विस देंगे। क्या इंसान को भी पार्सल कंसिडर किया अच्छा हो सकता है? पता नहीं मेरे को, क्या ये लूपहोल निकल के आ सकता है। अभी पार्सल ही कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो डिलीवरी वाली दुकान वाले हैं उनको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आप अपने फूड की डिलीवरी करवानी है, तो अब आपके पास में बाइक वाले अवेलेबल हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह खाना-वाना भिजवा सकते हो। तो बिज़नेस एक्सपैंड किया जा सकता है, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है इस टाइम पे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिज़नेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अगर मैं मीशो की बात करके चलूँ तो वो 2464 करोड़ रुपीस दे सकते हैं रिवर्स फ्लिपिंग टैक्स के अंतर्गत। $3.9 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन होगी, तो इतना पैसा दिया जाएगा। जिनको नहीं पता रिवर्स फ्लिपिंग है क्या, आप जब कंपनी रजिस्टर करते हो तो आप नॉर्मली इंडिया से बाहर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि फंडिंग आराम से मिल जाती है। इंडिया के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो तो फंडिंग आने में बहुत सारा बवाल हुआ करता था। अभी भी कुछ ना कुछ रेड टेप्स है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। इस चक्कर में जो इतनी पुरानी कंपनीज़ थी, सबने अपने आप को सिंगापुर, यूएस अलग-अलग जगह पे रजिस्टर करा रखा था। अब ये इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, अब टाइम आ गया आईपीओ निकालने का, और इंडिया के अंदर अगर आपको आईपीओ निकालना है तो आपको इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में वो सारी की सारी कंपनीज़ अपने आप को इंडिया में लेके आ रही है। मीशो भी उनमें से एक है। इससे पहले हमने रेज़र पे को देखा, $7.5 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन थी। $150 मिलियन का उन्होंने टैक्स दिया। ग्रो वालों ने $157 मिलियन का टैक्स दिया, $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। फोन पे वालों ने $1 बिलियन का टैक्स दिया, $12 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ज़ेप्टो, ड्रीम 11 की फिगर्स हमारे पास अभी तक आई नहीं है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी रिवर्स फ्लिपिंग चल रही है, उसके बाद आईपीओ होगा। मार्केट कंडीशन सही हो जाए, सब उसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशन चल रही है, कमाइयाँ लोगों की रुकी पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें साथ-साथ हो रही है। तो इस चक्कर में माना जा रहा है कि इस टाइम पे उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। इन्वेस्टर भी थोड़ा अवेयर हो गया है, वो लॉस मेकिंग स्टार्टअप में आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करेगा, आईपीओ फेल भी हो सकता है। तो उसके चक्कर में कंपनीज़ थोड़ा-सा कॉशियस होके आईपीओ निकाल रही है। हमने ओयो का देखा, ओयो आईपीओ निकाल रहा था, मार्केट कंडीशन के चक्कर में वो रुक गए, उन्होंने कहा आगे करेंगे। हमने ज़ेप्टो का भी ऐसे ही देखा, उनका आईपीओ आने वाला था, उन्होंने कहा भाई मार्केट कंडीशन खराब है, थोड़े बाद में निकालते हैं आईपीओ। बाकी फैम ऐप की बात करके चले, जो कि फैम पे हुआ करता था, वो प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, और कहा जा रहा है इनके एक को-फाउंडर एग्जिट भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है $15 मिलियन का राउंड हो सकता है, जिसके अंदर कुछ तनेजा जो है उनको एग्जिट मिल सकता है। और रीजन क्या है? संभव और कुछ का कुछ पंगा चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही है कि इन दोनों की अभी नहीं बन रही है, इस चक्कर में एक रहेंगे, एक छोड़ के जाएँगे। बाकी मैंने इनके साथ में फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था। देखना, उस टाइम पे कंपनी फैन पे हुआ करती थी, अब ये धीरे-धीरे करके ट्रांज़िट हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़िया है, बट यहाँ पे एक लर्निंग है कि भाई हमको अगर अपना बिज़नेस बनाना है और अगर हम को-फाउंडर रखना चाहते हैं, तो को-फाउंडर को हमेशा बेबी की तरह ट्रीट करो। बेबी की तरह मतलब शादी करने से पहले बहुत कुछ देखते हो ना, क्योंकि ज़िंदगी काटनी है।
तो वैसे ही को फाउंडर है, और मैं कहता हूँ को फाउंडर शायद बीबी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन क्या है? ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताते हो, बीबी के साथ में कम टाइम बिताते हो। तो अगर आप अपने को फाउंडर के साथ में ज्यादा टाइम बिता रहे हो तो को फाउंडर शायद बीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर इनक्रेड की बात करके चले तो उन्होंने स्टॉक को एक्वायर किया है 300 करोड़ के अंदर। अब कहा जा रहा है स्टॉक को का नाम चेंज हो जाएगा, इनक्रेड स्टॉक को हो जाएगा। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब इनक्रेड का प्लान है कि इसको अपने एग्जिस्टिंग सर्विस के साथ में इंटीग्रेट करेंगे और रिटेल ब्रोकरेज वाले बिजनेस के अंदर भी घुसेंगे। स्टॉक को की अगर डेली की टर्नओवर की बात करके चले तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो यहाँ पे एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक ब्रोकिंग एप्स है, अब उसके अंदर भी हमको हलचल देखने को मिल रही है। पहले ज़ीरोधा ही प्रॉफिटेबल हुआ करता था, अभी ग्रो के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, उनका आईपीओ आ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होती हुई दिखाई दे रही है अच्छे लेवल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ग्रो का आईपीओ अगर आएगा तो बहुत सक्सेसफुल जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये इंडस्ट्री और ऊपर होगी, बाकी भी कंपनीज आएगी, बहुत सारा पैसा मिल सकता है। सिंपल सी बात, अगर किसी कंपनी में कैटेगरी हिट होती है तो बाकी कॉम्पिटिटर्स को आराम से पैसा मिल पाता है। बाकी अगर क्विक कॉमर्स वॉर की बात करके चले तो भाई ये अब इंटेंस होते हुए दिखाई दे रही है। आज से कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमने बात करी थी, वो ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो सारी कंपनीज अब क्विक कॉमर्स के अंदर डबल डाउन करना चाहती है। पहले इक्का दुक्का प्लेयर ही लड़ रहे थे जो ढंग से लड़ रहे थे, अब इसके अंदर बड़े प्लेयर्स भी आ गए, अमेज़न भी आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी आ रहा है, बिग बास्केट भी एक्सपैंड कर रहा है, जियो मार्ट भी एक्सपैंड कर रहा है। तो कहीं न कहीं अब कस्टमर को लुभाने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो जीत जाएगा। तो कहीं न कहीं कस्टमर का तो फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अभी एक रिपोर्ट देखी जहाँ पर आप देखो डिस्काउंट्स कॉन्स्टेंटली हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। एक टाइम था जब 10% से नीचे डिस्काउंट मिला करते थे, और अभी देखो कितने डिस्काउंट पहुंच गए हैं। जियो मार्ट 22% डिस्काउंट दे रहा है, इंस्टा मार्ट जो स्विगी का है उसका जो मैक्स सेवर है वो 20% दे रहा है, जेप्टो का भी सुपर सेवर 20% दे रहा है। मतलब अगर बल्क के अंदर बहुत सारा सामान मंगाते हो तो 20% तक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कई कैटेगरी में तो इससे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं बढ़िया है भाई, देखा जाए तो कस्टमर का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। बट कंपनीज़ की प्रॉफ़िटेबिलिटी कहाँ से अचीव होगी, सवाल ये है ना। क्या ये वही करेंगे कि भाई ठीक है डिस्काउंट तो है, बट हम ₹5 ये लेंगे, ₹10 इस चीज़ का लेंगे, ₹10 उसका लेंगे, कहीं न कहीं वहाँ से बिज़नेस बनाएँगे। लेट्स सी। बाकी इनका जो 10 से 15 मिनट का फूड डिलीवरी वाला बिज़नेस है, वो एक हाई मार्जिन गेम निकल के आ सकता है। ग्रोसरी वगैरह के अंदर ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है, बट फूड के अंदर 40 से 50% का मार्जिन होता है। मतलब मैं कहूँगा इनका ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप देखोगे जो क्विक डिलीवरी के अंदर आपको समोसे मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, बहुत महँगी है भाई। नॉर्मल मार्केट से बहुत महँगी मिल रही है। तो यहाँ पर मार्जिन बनते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं न कहीं क्या कंपनीज़ की, क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज़ की यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? ग्रोसरी सिर्फ़ एक दिखाने का ज़रिया रह जाएगा। लेट्स सी। क्योंकि अगर मैं ज़ेप्टो कैफ़े की बात करके चलूँ तो उनका कहना है 1 लाख ऑर्डर डेली वो दे रहे हैं और $100 मिलियन का जीएमवी है उनका प्रोजेक्टेड। और अगर दूसरी साइड पे अगर मैं ब्लिंकिट के ब्रिस्टो की बात करके चलूँ, स्विगी के बोल्ट की बात करके चलूँ, तो उनका कहना है हमारे ऑर्डर के 10% फूड ऑर्डर्स यहीं से आ रहे हैं। अभी रेबल फूड वालों ने भी कुकीज़ निकाल दिया है। तो माना जा रहा है कि ये जो सेगमेंट है 8,000 से 10,000 करोड़ तक जाएगा। खाली इंडिया की टॉप 15 सिटीज़ की यहाँ पे बात चल रही है, 2026-27 तक की बात चल रही है। ऐसा ज़िपी के सीईओ का कहना है। देखते हैं क्या होता है। बाकी एसबीआई वालों ने सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको घटा दिया है, 2.5% के ऊपर ले गए हैं। पहले 2.7% थी अगर मैं 10 करोड़ से नीचे बैलेंस की बात करके चलूँ तो। बाकी इनके होम लोन 7.5 से 8.45% के बीच में हमको देखने को मिलेंगे। तो एक जगह पे बंदा पैसा नहीं बचा पा रहा, दूसरी जगह पे जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उसके ऊपर ब्याज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बुरा हो रहा है वैसे ये। ठीक है। बाकी इंडिया की बात करके चले तो वो 4 गुना यूरेनियम इंपोर्ट करने का प्लान कर रही है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा सके। इंडिया का प्लान है क्लीनर एनर्जी की तरफ जाने का, कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाए, स्मॉल रिएक्टर पावर प्लांट्स बनाया जाए और वहां से बिजली जनरेट करी जाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए यूरेनियम चाहिए होगा। क्या ये यूरेनियम मिसाइल वगैरह बनाने के लिए भी यूज होगा? मतलब कहा जाएगा देखो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, पर यूज़ हो रहा है कहीं और। बाकी इंडिया टॉप पे आता हुआ दिखाई दे रहा है पायरेसी की अगर बात करके चले तो। सेकंड नंबर के ऊपर है। अगर ग्लोबल पायरेसी की बात करके चले 2024 के अंदर 8.12% इंडिया से ये देखने को मिला है। यूएस सबसे आगे था 12% के अंदर। जहां पर अगर फिल्म पायरेसी की बात करके चले तो इंडिया लीड कर रहा है और बहुत बड़े मार्जिन से कर रहा है, 30.58% से। उसके बाद में यूएस आ रहा है 6.26%। तो कहीं ना कहीं पायरेसी में इंडिया बहुत आगे दिखाई दे रहा है, बट ये ट्रेंड नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं म्यूजिक की बात करके चलूं तो 2024 के अंदर -18.6
जाता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल पायरेसी का इंडेक्स फिल्म -18%, टीवी -6.8%। सॉफ्टवेयर नहीं घटे हैं ज़्यादा, -2.1% ही गए हैं। तो कहीं न कहीं जो कंटेंट वाली दुनिया है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। रीज़न है बहुत सारे ऐड वाले प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं और ओटीटी के ना रेट भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चक्कर में लोग ओटीटी की कन्वीनियंस से ज़्यादा खुश हो रहे हैं। 77% जो इंडियन कंज्यूमर है, उनको जो स्ट्रीमिंग ऑप्शंस है वो ज़्यादा पसंद है। एक ज़माना होता था मैं भी खोल के बैठा रहता था, डाउनलोड करके देखता था क्योंकि अल्टरनेटिव्स नहीं होते थे। आज अल्टरनेटिव्स है आपके पास में, स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ हैं जहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे को याद है मैं देखता था एरो, मैं देखता था फ्लैश, ऐसे बहुत सारी सीरीज़ आया करती थी, तो वो मैं डाउनलोड करके देखता था क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने हाउ आई मेट योर मदर देखा है डाउनलोड करके, मैंने फ्रिंज देखा है डाउनलोड करके, मैंने प्रिज़न ब्रेक देखा है डाउनलोड करके नहीं, किसी और ने डाउनलोड किया हुआ था उससे हार्ड डिस्क में लेके। ऐसी बहुत सारी सीरीज़ थी जो इंजीनियरिंग टाइम में हमने बहुत ज़्यादा देखी है, जो कि ऑप्शन नहीं होता था ना उस टाइम पे, कैसे देखें? बाकी चाइना के बायोटेक सेक्टर के जो स्टॉक्स है 60% बढ़ते हुए दिखाई दिए 2025 के अंदर, और जो इनका टेक सेक्टर है वो 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टेक सेक्टर तो समझ में आ रहा है डीप सीक आ गया, पर बायोटेक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भाई कहीं न कहीं चाइना के अंदर अलग-अलग ब्रेक थ्रूज़ हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। जो ब्रेन इम्प्लांट है ना, चाइना वालों ने भी क्रैक करना शुरू कर दिया है ह्यूमन के अंदर। अगर आप हमारी टेक वाला चैनल देखोगे, वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो बहुत सारी खबरों के अंदर चाइना, चाइना, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। चाइना ने इसका इलाज निकाल दिया, चाइना ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये निकल रहा है। तो ह्यूमन बॉडी को लेके, बायोटेक्नोलॉजी को लेके चाइना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। आप एक बार चार्ट के अंदर देखो भाई, कहाँ भागे हैं इनके शेयर प्राइसेज़, एकदम खतरनाक। बाकी हमारी मार्केट भी बढ़िया जाती हुई दिखाई दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कल जिसकी वजह से मार्केट बढ़नी थी। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा तबाही वाली चीज़ नहीं हुई है, पर फिर भी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आप देख लो कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। यहाँ पे अगर आप देखोगे अडानी में हमको अभी भी लाल दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर। पता नहीं आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब अगर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग और जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।